आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर कंटिन्यूटी पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, for what values of lambda is the function defined by fx is continuous at x equal to 0। x equal to 0 पर कंटिन्यूटी पूछी है इसने, कंटिन्यूटी है फंक्शन में, तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 पर। तो पहले x इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल होंगी x इक्वल टू 0 पर। तो पहले x इक्वल टू 0 पर लिमिट और कंटिन्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट फाइंड करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए, तो यहां पर इक्वल टू 0 मीन्स ये फंक्शन यूज होगा आपके पास, ठीक है, इक्वल टू 0 के लिए। और तो यहाँ पर लैम्डा या x की जगह 0 रख देंगे लैम्डा में, तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी हम इसका यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आप x की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए 4x प्लस 1 इस फंक्शन का यूज करेंगे तो आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी 1। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, ठीक। लेकिन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ रही है 0, 1 और 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है लैम्डा की जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकेगा। Therefore, there is no value of lambda for which function f is continuous at x equal to 0। अब 1 पर चेक कर लेते हैं। at x equal to 1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो 4x प्लस 1 में रखेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। लिमिट फाइंड करेंगे, वो भी 5 आ रही है। वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं। Therefore, for any value of lambda f is continuous at x equal to 1। lambda के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, show that the function defined by gx equal to x minus greatest integer, ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, is discontinuous at all integral points। Here the function denotes the greatest integer less than or equal to 1। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पहले पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्लास 11th में आप देख सकते हैं बुक में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, एक बार थोड़ा सा और इसको चेक कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है यहाँ पर कि आपको जो वैल्यू लिखनी है वो इंटीग्रल वैल्यू लिखनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो भी आप वैल्यू लिख रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए इंटीजर, या लेस देन होना चाहिए। जैसे अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते हैं आप 2 की, तो यहाँ पर इक्वल टू एक्स ही आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू 2 ही है, ठीक। लेकिन अगर आप लिखते हैं 2.1 या 2.8, 2.8 लिख देते हैं, तो इसमें आप इंटीग्रल पार्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 2 लेस देन, तो 2.8 से छोटा इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगा 2 लेस देन, और यहां पर इक्वल टू चल रहा था। तो जो भी फंक्शन की जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 आएगी, या 2.8 में भी 2 आएगी। तो एक तरफ लेस देन और एक तरफ इक्वल टू x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं किसी इंटीजर के लिए, तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमें चेक करना है। तो किसी इंटीजर पर चेक करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हमने 2 रखा था तो 2 ही आ रहा था, तो n को इंटीजर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन से ये बाहर निकल के भी n ही बनेगा, तो n माइनस n क्या बन जाएगा 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब रखते हैं इंटीजर रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये थोड़ा सा ध्यान से
इसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में मान लिया हमने कोई इंटीजर रखा है x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है n से छोटा छोटा नंबर रखना पड़ेगा। मान लिया 10 था, तो इंटीजर अगर हम रख रहे हैं, लिमिट 10 से छोटी रख रहे हैं, 10 माइनस में रख रहे हैं, तो 10 माइनस एच रखते हैं हम लोग। तो 10 माइनस एच का मतलब होगा हमने से कुछ माइनस कर दिया, तो जब माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू बचेगी, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना, डैश 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 कोई नंबर बचेंगे, 9 पॉइंट में कुछ आएगा। तो इसकी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, यानी कि एक कम। पॉइंट था आपके पास 10.3333 समथिंग जो भी था, ठीक है। लेकिन जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो वो एक कम आ गया। तो आपके पास x का इंटीजर अगर n है, इंटीजर वैल्यू जो भी आएगी इसकी, तो यहां पर एक कम आएगी आपके पास उस केस में। तो यहां पर क्या आ गया, जो नंबर आएगा वो 1 आ जाएगा एक कम करने पर वैल्यू से। लेकिन राइट हैंड लिमिट में, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग रखने पर भी 2 ही आ रहा है, प्लस रखने पर तो 10 ही आएगा। अगर 10 प्लस एच लेते हैं और इसका हम इंटीजर वैल्यू निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 10 प्लस एच का मतलब क्या होगा, 10 ही होगा। 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो उसका इंटीजर वैल्यू 10 ही होगी, यानी कि n की n ही आएगी। तो उस केस में n माइनस n 0 बन जाएगा, यानी कि जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट आ गई हैं। अगर हम इंटीजर पर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। The function is discontinuous for all integral points. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। Is the function defined by fx equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x equal to pi? पाई पर चेक करना है हमें, तो पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हो गई एफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई 0 हो गया है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट के लिए आपने फंक्शन में वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 में, तो अलग अलग कर देंगे, इनको सेपरेट कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह से भी आप यहाँ पर फाइंड करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो साइन पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, इसके कारण आपको यहाँ पर पाई के कारण आपको ये इस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो पाई प्लस एच होल स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू 0 यूज करा है हमने। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन पाई प्लस एच सेपरेट कर दिया है, लिमिट एच टेंस टू 0 5। तो ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, तो कांस्टेंट टर्म के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। एच में वैल्यू रखने पर 5 आ गया है। और फर्स्ट टर्म में आप एच की जगह पर 0 रखेंगे तो पाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब आप आते हैं थर्ड ये मिडिल टर्म के लिए, साइन पाई प्लस एच के लिए, तो साइन पाई प्लस एच में जब आप यूज करोगे तो यहाँ पर इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये बन जाएगा साइन पाई की वैल्यू 0, ये और cos 0 h की जगह पर आपने रखा 0, तो बन गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 आ गई है। इसी तरह से cos पाई की वैल्यू -1, और जब h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 आएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास जो वैल्यू आ रही है निकल के, वो भी पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ रही है। तो लिमिट आप जैसे मर्जी कर रहे हैं, यहाँ पर यही वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो लेकिन ये एक मेथड है पाई प्लस एच और इस तरह से, तो ये भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। तो अब वैल्यू आपके पास थी पाई स्क्वायर प्लस एच, लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस एच आ रही है, यानी कि वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल हो रही है। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो दो फंक्शन है एक्चुअल में, ये एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है। तो जब दो फंक्शन हमें दिए होते हैं एफ एक्स, तो हमने इस एक को मान लिया जी एक्स और एक को मान लिया एच एक्स। तो एक तरीके से दो फंक्शन हो गए हमारे पास, जी एक्स हो गया साइन एक्स और एच एक्स हो गया कॉस एक्स। तो दो फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होंगे उनका सम अगर वो अलग अलग कंटिन्यूअस हो।
ठीक है, दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्ट भी कंटिन्यूस होगा और उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगी। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो हमारे पास यहाँ पर ये काम रह गया है कि हम साइन एक्स को अलग कंटिन्यूस शो करें और कॉस एक्स को अलग कंटिन्यूस शो करें, और सभी वैल्यूज के लिए शो करना होगा आपको यहाँ पर। चलिए देखते हैं। साइन एक्स को पहले शो करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स के लिए यहाँ पर आपने जैसे अभी हमने करा था इससे पहले वाले एग्जांपल में उसी तरीके से वैल्यू रखा हमने, कोई रियल नंबर के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। तो रियल नंबर के लिए जब आप वैल्यू रखोगे x की जगह पर c तो ये बन जाएगा जी सी इक्वल टू साइन सी। ठीक, अब लिमिट के लिए हमने क्या करा, x की जगह पर c प्लस एच नंबर हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हेन x टेंड्स टू c h टेंड्स टू 0 ये हम लिखते हैं। तो x टेंड्स टू c को h टेंड्स टू 0 कन्वर्ट करा हमने तो x की जगह पर आ गया c प्लस एच। अब यहां पर आप साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन c कॉस h कॉस c साइन h। ठीक है, आइडेंटिटी लगाने पर आपके पास आ रहा है ये, सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब h की जगह पर आप 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, और साइन 0 की वैल्यू 0। आपके पास आ गया साइन सी। तो वैल्यू और लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह से अब cos x के लिए देखते हैं। cos x में आपने देखा वैल्यू रखेंगे, c नंबर रखेंगे तो एच सी इक्वल टू कॉस सी बन जाएगा, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास cos x, x की जगह पर क्या लिख दिया आपने, c प्लस एच। यहाँ पर cos की आइडेंटिटी यूज करी हमने, cos a प्लस बी तो cos a cos b माइनस sin a sin b। इसके बाद सेपरेट कर लिया दोनों को, इसके बाद h की जगह पर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 यहाँ पर आया h की जगह रखने पर तो वो 1 हो गया। प्रोडक्ट करेंगे तो कितने आ गया, cos c आ गया। तो लिमिट cos c आ रही है, वैल्यू भी cos c आ रही थी, तो दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स cos x भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो अगर जी एक्स हमने लिया था साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, cos x भी कंटिन्यूअस है, तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट और उनकी सब्ट्रैक्शन सभी क्या होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। ये हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनकी कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है। साइन एक्स और कॉस एक्स की कंटिन्यूटी आप क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो फंक्शंस हैं, ये कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट्स, ये सब आपके साइन और कॉस पर डिपेंडेंट है। तो जो काम आपने क्वेश्चन नंबर 21 में करा है यही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स को उसी तरीके से कंटिन्यूस फंक्शन शो करेंगे, और फिर हम बताएंगे कि भाई प्रोडक्ट हो या उनका डिवीजन हो या एडिशन हो तो वो सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। यहाँ भी हमने क्या करा, दो फंक्शन लिए, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स, और इनको कंटिन्यूस शो करा पहले। तो साइन एक्स को जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में करा था, जी सी इक्वल टू साइन सी, सेम वही काम है, फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस एच रखेंगे और ये दोनों लिमिट और ये वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, तो हम कहेंगे साइन एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके बाद कॉस एक्स को चेक करेंगे, कॉस एक्स में भी वैल्यू कॉस सी हो जाएगी, लिमिट आप फाइंड करेंगे तो लिमिट भी आपके पास कॉस सी ही आएगी। तो साइन एक्स और कॉस एक्स, ये काम आपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरह से एज इट इज करना है। आपको जितने बार आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में उतने बार आपको करना पड़ेगा। तो साइन एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस हो गया। अब इसके बेस पर अगर आपके पास साइन एक्स कंटिन्यूस है तो कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स। यहां पर आप चेक करोगे तो 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। साइन एक्स को अभी आपने कंटिन्यूस चेक करा है तो एफ अपॉन जी भी कंटिन्यूस होंगे, यानी कि यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इट मीन साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो साइन एक्स अगर हम 0 नहीं लें
तो हमारे पास इसकी जनरल वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ से, x नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो cos x कब कंटिन्यूस हो गया, जब x नॉट इक्वल टू एन पाई होगा, वेयर n इज अ इंटीजर। तो ये इसकी लिमिट होगी कि भाई यहाँ पर कंटिन्यूस x नहीं होना चाहिए एन पाई के इक्वल। तो cos x का हमने कंटिन्यूटी देख ली। इसके बाद sec x क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर फिर से नॉट इक्वल टू जीरो रखेंगे, cos x आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो cos x नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x क्या हो जाएगा, 2n प्लस वन पाई बाई टू। तो ये इसकी कंडीशन बन गई है sec x की। तो sec x कब कंटिन्यूस होगा, वेन एवर x नॉट इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू। तो sin x cosec x देख लिया, sec x देख लिया हमने कंटिन्यूटी के लिए। इसी तरीके से cot x देखेंगे, तो cot x होगा cos x अपॉन sin x। तो हमने अभी दोनों को ही कंटिन्यूस प्रूव करा है, तो cos x अपॉन sin x भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड sin x नॉट इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर, इट मींस x नॉट इक्वल टू n पाई। तो इस तरीके से आपने cot x की कंडीशन भी बता दी कि ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा और कब डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Find the points of discontinuity of the function where fx equal to this, x less than equal to 0 and x greater than equal to 0 पर x plus 1। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। लेस देन जीरो के लिए आपके पास sin x अपॉन x ये फंक्शन यूज करेंगे। तो x की जगह पर c रखेंगे, कोई एक नंबर लिया है आपने, तो sin c अपॉन c। और जब आप लिमिट फाइंड करेंगे तो वो भी वही आएगी, इट मीन्स फंक्शन की लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं, sin c अपॉन c, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा लेस देन जीरो वैल्यूज के लिए। एक ग्रेटर देन के लिए x प्लस वन यूज कर रहे थे तो c प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है। हमें अब चेक करना है लेस देन वन के बाद इक्वल टू पर। तो इक्वल टू पर जब आप चेक करेंगे तो लेस देन के लिए sin x अपॉन x ये फंक्शन यूज करेंगे, और ग्रेटर देन के लिए यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए x प्लस वन यूज करेंगे। ओके, तो इक्वल टू पर आते हैं अब, केस 3 c इक्वल टू जीरो पर। तो वैल्यू आपके पास जीरो प्लस वन दैट इज वन आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो sin x अपॉन x इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो sin x अपॉन x ये आप पढ़ चुके हो कि इसकी लिमिट क्या होती है, वन होती है, क्लास 11th में आपने प्रूव भी करा है। राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो x प्लस वन फंक्शन लेंगे, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो वो भी वन आ रहा है। तो वैल्यू लिमिट और ये सब तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, तो लिमिट और वैल्यू इक्वल आने से फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है आपका। इट मीन्स द फंक्शन इज always continuous at all points. It means function has no point of discontinuity. Okay. Next question number 24. Determine if f defined by fx equal to x square sin 1 by x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0 is continuous function. तो जनरल पॉइंट दे दिया है नॉट इक्वल टू के लिए, चेक करना है आपको, तो देख लेते हैं इसको। c नॉट इक्वल टू जीरो जनरल पॉइंट लेते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए x की जगह पर c रखेंगे तो c स्क्वायर साइन वन बाई सी, और लिमिट में रखेंगे तो भी वही वैल्यू आ रही है। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब आती है जीरो के ऊपर बात। जीरो पर जब आप चेक कर रहे हैं तो वैल्यू तो उसकी जीरो गिवन है क्वेश्चन में, तो f जीरो जीरो हो गया। लेकिन जब आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं यानी कि जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच, उस केस में आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स यूज हो रहा है। तो आपको इसको चेक करना है कि इसकी लिमिट जो होगी यहाँ पर क्या होगी। तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर बन रहा है दो फंक्शंस का, तो हम इसको सैंडविच थ्योरम से यहाँ पर करेंगे। सैंडविच थ्योरम होती है कि फंक्शन अगर किसी दो लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है तो उसकी लिमिट भी वही हो जाएगी। ओके, तो हम जानते हैं साइन एक्स कोई भी वैल्यू हो आपके पास हमेशा साइन फंक्शन की वैल्यूज माइनस वन और प्लस वन के बीच में आती हैं नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। जीरो माइनस मतलब जीरो नहीं है वैल्यू, उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो माइनस वन और प्लस वन के बीच में आएगी।
ठीक, हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो बन गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x और एक्स स्क्वायर इन बिटवीन। इसके बाद हमने लिमिट लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर की आप लिमिट लेंगे एक्स 0 माइनस पर तो 0 आएगी, और राइट हैंड में देखेंगे टर्म को तो यहां भी इसकी लिमिट भी 0 आएगी आपके पास। ये सैंडविच थ्योरम कहती है कि अगर दोनों की लिमिट 0 आ रही है, इट मींस इस फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी, 0 ही होगी। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड कर लेंगे, वो भी 0 ही आएगी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, और वैल्यू भी 0 आ रही है। इट मींस फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस हो गया, उसमें कोई भी पॉइंट हमारे पास डिसकंटिन्यूअस नहीं मिला है। Thus f is a continuous function. Question number 25. Examine the continuity of f where f is defined by this x not equal to 0 and equal to 0. सेम यही काम जो क्वेश्चन नंबर 24 में करा है यहाँ भी करेंगे। पहले नॉट इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स हम ऑलवेज कंटिन्यूस बताया ही हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिमिट रख दी हमने एफ सी, तो साइन सी माइनस कॉस सी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, और लिमिट लगाने पर भी साइन सी माइनस कॉस सी ही आ रही है, तो दोनों इक्वल आ रही हैं इस केस में। इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं। इक्वल टू 0 के लिए लिमिट आपके पास आ रही है -1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए साइन एक्स यानी कि 0 आप रख रहे हैं तो 0, कॉस 0 की वैल्यू अगेन फिर रखेंगे 1, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1, राइट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है। इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, वैल्यू और लिमिट इक्वल आ रही है, therefore function is continuous at x equal to 0. It means function is continuous at every point on the real line. Function is a continuous function. Question number 26 देखते हैं। Find the values of k so that the function f continuous at the indicated point. तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की जबकि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 90 पर। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है और लिमिट फाइंड करनी है और उनको इक्वल रख देना है। तो वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर कितनी है, x इक्वल टू 90 पर वैल्यू ये दी हुई है, वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपको लिमिट फाइंड करनी है बस यहाँ पर, और जो भी लिमिट आएगी उसको आप इक्वल टू 3 रख देंगे। चलिए देखते हैं, x टेंस टू 90 k cos x अपॉन 180 माइनस 2x, ये आ गया आपके पास। x को हम x टेंस टू 90 है तो x को हम 90 प्लस h रखें अगर हम, तो whenever x टेंस टू 90, ये हमने सब्स्टिट्यूट करा, तो whenever x टेंस टू 90, तो अगर x 90 हो जाएगा यहाँ पर रखोगे पाई बाई 2, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब भी x 90 की तरफ टेंड करेगा, h 0 की तरफ टेंड्स करेगा, तो ये आपके पास जो लिमिट है ये कन्वर्ट हो गया, अब x की जगह पर h में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, x टेंस टू पाई बाई 2 से h टेंस टू 0 बन गई है, और जहां जहां x आएगा वहां पर 90 प्लस h रख दिया हमने, तो x की जगह पर 90 प्लस h रख दिया यहाँ भी, और यहाँ भी x की जगह पर 90 प्लस h लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे cos 90 प्लस थीटा ये बन जाएगा माइनस में साइन, तो माइनस साइन एच लिख दिया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा पाई, और यहाँ h से मल्टीप्लाई करोगे तो 2h, तो माइनस पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आपके पास बचेगा माइनस k साइन h अपॉन -2। ये आप ऑलरेडी जानते हो, तो k क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो इसको आपने यहाँ बाहर लिख दिया, k को बाहर कर दिया, तो बचा साइन h अपॉन 2h। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये, इसको आप 2 को भी आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 2 को भी आप क्या करो बाहर लिख दो, तो आपके पास बचेगा साइन h अपॉन h, h टेंड्स टू 0।
तो ये क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। लिमिट क्या हो गई है, 1 हो गई है। ये हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 पर ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो k/2 इंटू 1 यानी कि k/2 ही आ जाएगा। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था तो लिमिट और वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी k/2 किसके इक्वल हो गया, 3 के। तो k किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके, k इक्वल टू 6। Therefore the required value of k is 6. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point. अगेन वही क्वेश्चन है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, लिमिट और वैल्यू को इक्वल रखेंगे। वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर नहीं गिवन है, फंक्शन अलग अलग चेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, f2 का मतलब है आप इसका यूज करोगे, तो k इंटू के एक्स स्क्वायर, k इंटू 2 स्क्वायर, x की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 4k। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको यानी कि लेस देन वैल्यू के लिए भी आपको यही फंक्शन यूज करना होगा, तो ये भी कितनी आएगी, 4k ही आएगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए जब आप यूज करोगे तो k की वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, तो x टेंस टू 2 रखने पर भी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, दैट इज 3। अब आप इनको इक्वेट कर दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये आपने रख दिया। तो 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k, तो यहां से आपके पास आ गया k इक्वल टू 3/4। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। सेम क्वेश्चन है, बस पॉइंट चेंज हो गया है, x इक्वल टू पाई पर चेक करना है, फंक्शन बदल गया है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है पहले, तो पहले f पाई के लिए आप k x प्लस 1 ये फंक्शन यूज करेंगे, x की जगह पर पाई यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, k पाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास k पाई प्लस 1, ये बन गया आपके पास k पाई प्लस 1, x की जगह पर पाई लिखा। अब आती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आप यही फंक्शन यूज करेंगे लेस देन के लिए, तो के एक्स प्लस 1 पाई की वैल्यू रखेंगे तो k पाई प्लस 1 सेम आ रही है। हाँ, राइट हैंड के लिए अब आपको cos ये यूज करना पड़ेगा, cos x। तो cos x जब आप लिखेंगे तो x टेंस टू पाई है, cos पाई की वैल्यू -1। इट मींस जो आपके पास वैल्यू है k पाई प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तो वैल्यू और लिमिट इनकी इक्वल होंगी आपके लिए। तो हमने इक्वल रख दिया है यहाँ पर, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन रही है k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लिया, 1 की साइड चेंज करी, तो ये -1 बनेगा इधर आके, तो ये -2 आ गया, पाई से डिवाइड कर देंगे यहाँ डिनोमिनेटर में, तो k की वैल्यू आ गई -2/5 पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, k इक्वल टू -2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम प्रोसेस रहेगा, बस पॉइंट चेंज हो गया, x इक्वल टू 5। तो आप पहले वैल्यू फाइंड करोगे, 5 के लिए आप कहाँ वैल्यू फंक्शन रखोगे, 5 के लिए है हमारे पास ये वाला फंक्शन, यानी कि kx प्लस 1, दैट इज 5k प्लस 1, ये रखा जाएगा। इक्वल टू के लिए भी यही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी यहीं से आएगी लेस देन के लिए, तो आपकी दोनों वैल्यू यहीं से आ रही हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, और सॉरी वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ रही है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास ये फंक्शन रहेगा, इसके लिए ये वाला, ठीक है। तो आप 3x प्लस 5 इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर 3x माइनस 5 यूज करा आपने, तो 5 रखने पर आपके पास वैल्यू आ रही है 3 इंटू 5 दैट इज 15, और 15 माइनस 5 करेंगे तो 10। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, यही लिखेंगे, इफ f is continuous at x equal to 5 then left hand limit, right hand limit and value of the function is equal. It means fk plus 5k plus 1 equal to 10 equal to 5k plus 1। तो यहां से इक्वेशन हमें मिलेगी 5k plus 1 equal to
10। ये हमें इक्वेशन मिली है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 1 साइड चेंज करेंगे, 10 - 1 दैट इज 9, k की वैल्यू आ गई 9/5। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल फाइंड करने हैं आपको, a एंड b। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपको पॉइंट भी दो ही दिए हैं जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब तक आपको सिंगल वेरिएबल फाइंड करना था तो सिंगल पॉइंट दिया होता है x इक्वल टू 5, x इक्वल टू पाई, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, क्यों, कौन कौन से, जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है। तो एक ये 2 हो गया है, 2 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, लेस देन 2 ग्रेटर देन 2, और एक 10। तो आप इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर आप चेक करोगे कि, और वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू इक्वल रख के a और b की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। दो इक्वेशंस बनेंगी तो आप दो इक्वेशन से दोनों वेरिएबल्स a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे। ये रेगुलर बातें हैं जो हमने लिखी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफाइंड है। अब आते हैं x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5, f2 रखने पर लिमिट वही फंक्शन है तो 5 ही रहेगा। राइट हैंड लिमिट में ax प्लस b रखेंगे तो x की जगह पर 2 रखेंगे ये, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, तो यहां से आपको इक्वेशन मिल गई। जब आप इनको इक्वेट करेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 5, जब आप इक्वेट करेंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनको इक्वेट करा तो 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये आपके पास इक्वेशन 1 मिल गई है। अब 10 के लिए बात करते हैं। x इक्वल टू 10 पर तो आपका वैल्यू आ रही है 21, लिमिट आप फाइंड करेंगे तो 10a प्लस b, लेफ्ट हैंड राइट हैंड 21 ही रहेगी। तो यहां से सेकंड इक्वेशन बनेगी जब आप इक्वेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सेकंड इक्वेशन बनेगी 10a प्लस b इक्वल टू 21। इनको आपको सॉल्व करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर 8a कितना आ जाएगा 16, तो a की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। a की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में। हमने यहाँ इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दी है तो 2a प्लस b था, 2 इंटू 2 4 प्लस b, दैट इज यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a पता चल गया 2 और b की वैल्यू हो गई है 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं साथ में। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्या है यहाँ पर, अब कंपोजिट फंक्शन यूज हो रहा है। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन ना होके कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट कैसे है ये, क्योंकि cos x है एक फंक्शन और एक है x स्क्वायर, दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन बनेगा तो cos x स्क्वायर बनेगा। इसको देख लेते हैं। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन बन गया है cos x। ठीक है, एक फंक्शन हो गया cos x और एक फंक्शन हो गया x स्क्वायर, और इनको आप कंपोजिट करोगे, देखो cos x और x स्क्वायर को, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन बनेगा g ऑफ hx। तो g ऑफ hx मतलब hx आपने किसको लिया, x स्क्वायर को, तो ये x स्क्वायर आ गया। इसके बाद g ऑपरेट करेंगे फंक्शन को, यानी कि cos ऑपरेट करेंगे तो बन जाएगा cos x स्क्वायर। तो f फंक्शन आपका GOH फंक्शन बन रहा है। तो अगर g और h दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो GOH फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ये आपको प्रूव करना है। cos x आपने जैसे प्रूव करा था फिर से वैसे ही करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में, उसी तरीके से प्रूव कर देंगे और फिर लिख देंगे कि भाई GOH फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आधा काम हमारा हम पहले ही कर चुके हैं, ये cos c वाला। इसको आप एज इट इज यहाँ से जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में करा था उसी तरीके से लिख लेंगे, सेम है, एक ही प्रोसेस रहेगा। वही cos a प्लस b का आइडेंटिटी लगा देंगे सेम, तो वैल्यू ऑफ लिमिट इक्वल आ गई है, यानी cos x क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। इसके बाद x स्क्वायर को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो वैल्यू और लिमिट दोनों आपकी क्या आएंगी, यहाँ भी इक्वल आएंगी। वैल्यू रखने पर k स्क्वायर बन जाएगी और लिमिट x टेंस टू k रखेंगे वो भी k स्क्वायर आएगी। इट मीन वैल्यू और लिमिट क्या हो गई, दोनों इक्वल आ गई हैं। तो आपके पास cos x भी कंटिन्यूअस हो गया, x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस हो गया, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी।
बस इतना सही लिखना है, अलग से उसको कंटिन्यूस शो करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे फंक्शंस में ब्रेक करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मॉड ऑफ cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप देखोगे यहाँ भी दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, एक मॉड x हो गया और एक cos x हो गया। तो यहाँ भी आप कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। दो फंक्शंस में हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक। एक फंक्शन हो गया मॉड x, उसको नाम दिया g, एक फंक्शन हो गया cos x, उसको नाम दिया h। ओके, ये आपने इसको देख लो, यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया कि जी ओ एच जो होगा वो फंक्शन f बन रहा है, कंपोजिट फंक्शन बन रहा है। तो अब आपको क्या करना है, मॉड x को कंटिन्यूस शो करना है सभी पॉइंट्स के लिए, और cos x को शो करना है। तो cos x को शो अभी हम पहले कर चुके हैं, और मॉड x को आप अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से शो करा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मॉड x को आप डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये पहले वीडियो में बताया था इसलिए आपको रिपीट कर देते हैं। जी एक्स है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स डिफाइन करना होगा आपको। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है whenever x less than 0 it is minus x, whenever x greater than 0 और इक्वल टू 0 it is x। तो यहाँ पर अब आपको चेक करना है किस पॉइंट पर, बाकी सभी पॉइंट्स पर होगा। केस 1 केस 2 बनाएंगे आप इसके, यानी कि लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो आपने केस बनाए इसके। ये पूरा काम हमने पहले भी करा है, पार्ट 1 में देखोगे आप। तो यहाँ पर लेस देन 0 के लिए अब जब आप चेक करोगे तो माइनस एक्स यानी कि माइनस सी होगा, लिमिट भी माइनस सी आएगी, तो वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं, कंटिन्यूअस। इक्वल टू 0 पर चेक करोगे तो 0 रखने पर 0 ही आती है, तो लेफ्ट हैंड में माइनस एक्स में रखें या एक्स में रखें, राइट हैंड में दोनों ही वैल्यू 0 आएंगी। इट मीन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा 0 पर भी। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए भी आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, सी लिमिट आ रही है और वैल्यू भी सी आ रही है, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ग्रेटर देन 0 पर भी। यानी कि मॉड एक्स आप फंक्शन आपका सभी जगह कंटिन्यूअस है, ये आपको लिखना है। और सेकंड स्टेप में cos x को अब लिखना होगा, उसको कंटिन्यूअस शो करना होगा। तो cos x को कंटिन्यूअस शो कर देते हैं, एच एक्स इक्वल टू cos x। सेम वही प्रोसेस है पूरा एज इट इज, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, रिपीटेड है, तो पूरा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख सकते हो बस। तो यहाँ से cos x क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो आपके पास मॉड x भी कंटिन्यूअस हो गया, cos x कंटिन्यूअस हो गया है। तो हम क्या लिख देंगे एक लाइन यहाँ पर लास्ट में, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एच भी और जी भी, एच फंक्शन कंटिन्यूअस है और जी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जी ओ एच भी डिफाइंड है सी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। इट मीन्स फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज का यूज हमने करा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन दैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फिर से यही काम हो गया है आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन है, और कौन कौन से, एक मॉड एक्स है और एक साइन एक्स है। साइन एक्स क्वेश्चन नंबर 21 में करा है, मॉड एक्स को अभी आपने करा है क्वेश्चन नंबर 32 में, रिपीट करा है हमने। तो वही पूरा एज इट इज उतार लेंगे, जी एक्स को कंटिन्यूटी शो करने के लिए और साइन एक्स को कंटिन्यूअस शो करने के लिए, रिपीटेड है ये। एक बार इसको चेक कर लो बस, देखोगे तो जी एक्स सेम प्रोसेस, इसको नोट डाउन कर लिया, 3 केस बना दिए। ये आपको करना है बार आपसे, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है, तो आपके लिए रिपीटेशन है एक तरीके से ये, लेकिन आप लिखेंगे तो आपको उतनी ही क्लैरिटी होती जाएगी कॉन्सेप्ट्स की, और एग्जाम में आपको आसानी होगी। तो ये मॉड एक्स यहाँ पर ये तीनों पॉइंट पर, तीनों केसेस पर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 तीनों पर कंटिन्यूअस आ रहा है। इसके बाद साइन एक्स को आपने चेक कर लिया, साइन एक्स को साइन सी प्लस डी इसी तरीके से चेक करेंगे। ये साइन एक्स के लिए हो गया, तो साइन एक्स भी कंटिन्यूअस आ गया है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो हम लिख देंगे जी ओ एच, यानी कंपोजिट फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस होगा यहाँ पर, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं।
फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, इसमें पॉइंट्स निकालने हैं आपको दोबारा से डिसकंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया है, मॉड एक्स एंड मॉड एक्स प्लस वन। ओके, तो यहाँ आप देखोगे एक फंक्शन मॉड एक्स बन गया है, एक फंक्शन मॉड एक्स प्लस वन बन गया है, और ये इनका सब्ट्रैक्ट हो गया है माइनस। तो एफ फंक्शन है जो जी माइनस एच बन रहा है, तो आप दोनों को चेक कर लो, मॉड एक्स को अलग मॉड एक्स प्लस वन को अलग, और लिख दो जी माइनस एच क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। मॉड एक्स को अभी कंटिन्यूस शो करा है आपने, किस पॉइंट पर, जीरो पर चेक करेंगे क्योंकि जीरो पर ही डिफाइंड होता है मॉड एक्स। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस है मॉड एक्स के लिए, लेस देन जीरो, उसके बाद इक्वल टू जीरो, उसके बाद ग्रेटर देन जीरो, तो ये मॉड एक्स कंटिन्यूस हो गया। अब आते हैं मॉड एक्स प्लस वन, इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो एक्स प्लस एक्स डिफाइन था जीरो के लिए, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। एक्स प्लस वन के लिए जब आप बात करोगे तो ये माइनस वन पर होगा डिफाइंड। एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, तो ये माइनस वन पर डिफाइंड होगा। माइनस वन से छोटी वैल्यूज के लिए माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, और माइनस वन से बड़ी वैल्यूज के लिए एक्स प्लस वन, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। बाकी सारा काम एज इट इज रहेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस पॉइंट चेंज हो गया है, जीरो के बजाय माइनस वन। ठीक है, तो वही डिफाइंड हो गया है। अब आपके पास पॉइंट बदल गया, सी लेस देन माइनस वन होगा, इक्वल टू माइनस वन होगा, या ग्रेटर देन माइनस वन होगा। तो पहला केस ले लिया आपने, लेस देन माइनस वन, लेस देन माइनस वन पर वैल्यू रखोगे, यानी कि माइनस ऑफ एक्स प्लस वन दैट इज सी प्लस वन, तो वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं, कंटिन्यूस है। इक्वल टू वन पर चेक करोगे तो यहाँ भी आपके पास माइनस वन प्लस वन दैट इज जीरो, वैल्यू भी और लिमिट भी, तो जीरो, सी इक्वल टू माइनस वन पर भी कंटिन्यूस हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस वन पर भी, और ग्रेटर देन वन के लिए देखोगे तो यहाँ भी कंटिन्यूस आ रहा है, सेम वैल्यूज आएंगी। तो हम कह देंगे इनका सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इट मींस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये मिक्स क्वेश्चंस थे लास्ट के, पहले क्वेश्चंस आपने अच्छे से करे हैं, तो लास्ट वाले क्वेश्चंस आपके उनको मिला के बनाए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।